हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन से हम बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस पूरी सीरीज में आपने मुझसे बीएनएसएस कई बार पढ़ा है और आपने बीएनएसएस डायरेक्टली मुझसे बेयर एक्ट से पढ़ा है, लेकिन आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो बीएनएसएस स्टार्ट करने वाले हैं वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से करने वाले हैं। और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बीएनएसएस में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या चीजें आपको जो है पढ़नी होती हैं, और मेंस के टॉपिक्स में हमें जो ओवरऑल बीएनएसएस से 530 से ज्यादा जो सेक्शंस हैं उसमें से कैसे 150-60 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को सेलेक्ट करना होता है, सेक्शंस और सब सेक्शन से किस तरीके से आंसर्स बनते हैं, उन सब चीजों को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस बार बीएनएसएस की इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को करते हुए चलेंगे और इस बार हम सेक्शन वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज सिलेबस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर है या नहीं, तो फिर सेशन को हम लोग जो है डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। जो पहली बार पढ़ेंगे उनको बीएनएसएस पढ़ने का एक अलग नजरिया मिलेगा। मेंस के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, बेयर एक्ट की रीडिंग कैसे की जाती है, बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, हर चीज आपको मैं यहां पर एक एक करके डिटेल में समझाने वाला हूं। हमने जो टॉपिक इस बार सेलेक्ट किए हैं इसमें आप देखोगे होलिस्टिक अप्रोच से पूरा बीएनएसएस कवर होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक वाइज जो क्लासेस होंगी इसमें मैं आपके 30 to 35 लेक्चर्स लेने वाला हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं और ये जो सीरीज है इसकी क्लासेस कितने बजे हुआ करेंगी, कहां पर आपको ये क्लासेस मिलेंगी और किस तरीके से आप मुझसे इन क्लासेस के नोट्स ले पाएंगे, हर चीज को एक एक करके डिटेल में बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। उससे पहले कि हमारा ये जो बैच है वो कब चलेगा और कैसे इसकी क्लासेस चलेंगी, तो अब आपको याद रखना है मैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं। डेली शाम को 5 बजे मेरी जो है क्या हुआ करेगी, डेली शाम को 5 बजे मेरी ये क्लास हुआ करेगी, ठीक है। 5 to 6 PM हम इस क्लास को किया करेंगे, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब इस क्लास का करने का जो मेन मोटिव हमारा रहेगा, जहां पर हम आपको इसके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से फ्री कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसमें रखूंगा। इसके साथ साथ यहां पर आपको मेरे द्वारा बनाए गए जो मेंस के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो भी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा, वो नोट्स आपको पूरी तरीके से मिलने वाले हैं। अब ये नोट्स आपको मिलेंगे कहां पर, ये बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे जो आपको फ्री नोट्स मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर, ठीक है। जब आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिल जाएगा। उस पूरे बैच में आप जाएंगे तो मेरे हर क्लास के होने के आधा घंटे 1 घंटे में आपको डेली बेसिस पर ये नोट्स दे दिए जाया करेंगे। ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, इसमें एक भी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनकी क्लासेस जो है 5 से 6 जुडिशरी बाय यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर होंगी। इसके साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी ये क्लासेस मंडे से लेकर के फ्राइडे तक चला करेंगी। मंडे से फ्राइडे तक ही आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, ये याद रखेंगे। सभी स्टूडेंट को ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद मंडे टू फ्राइडे यहां पर आपकी क्लासेस कवर कर दूंगा मैं पूरा सिलेबस। कुछ बच्चों का सिलेबस मेरा छूट गया था, ठीक है, लास्ट टाइम, तो उसको भी यहां पर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाला हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हूं, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो 3 महीने से वेट कर रहे थे उनके लिए सबसे बड़ा स्पेशल गिव अवे हम जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पर लेकर आए हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 50 स्टूडेंट्स जो हमारे यहां पर अभी इस बैच में एनरोल करेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिला है अगर आप इन दोनों प्रोसेस को करते हो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप पर जाइए। वहां पर मेरा बीएनएसएस के जहां पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं मास्टर क्लास की सीरीज में एनरोल कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि टॉप 50 स्टूडेंट्स को हम गिव अवे मतलब गिफ्ट्स देने वाले हैं। अब इन गिफ्ट्स में आपको क्या क्या मिलेगा इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको
जो जो भी इस 50 में से 10 स्टूडेंट्स को यहां पर बुक्स मिलने वाली हैं, इसके साथ साथ 10 स्टूडेंट्स को पूरा ईयरली कंपाइलेशन मिलने वाला है। इसके साथ AIB 22 के जो पेड बैच है हमारा, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 का जो पेड बैच है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो 10 स्टूडेंट को AIB 22 का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिलेगा। 10 स्टूडेंट को जो हमारी ड्राफ्टिंग टूल किट है, जहां पर जुडिशरी बाय PW 10,000 प्लस ड्राफ्ट्स आपको देता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैच ऑफर, मतलब 10 स्टूडेंट वो सेलेक्ट होंगे जिनका लॉटरी में नाम आएगा। जो भी बैच आप जुडिशरी बाय PW पर लेना चाहते हैं, उन 10 स्टूडेंट को फ्री एक्सेस यहां पर मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, जुडिशरी बाय PW का ऐप डाउनलोड करो, उसमें BNSS मास्टर क्लास बाय अपूर्व सर, ठीक है, आप देखोगे उसमें आपको इस तरीके का बैच मिल जाएगा, BNSS मास्टर क्लास बाय अपूर्व सर। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, इस पर जाकर अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। और तीसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, वहां पर जो है क्या कहते हैं अपना उसमें भी डिटेल भर दीजिएगा। दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने पर आप इस जो है प्राइस को जीत सकते हैं। अब ये प्राइस आपको कहां पर और कैसे मिलने वाले हैं, ये इसका जो अनाउंसमेंट है वो 27 तारीख को हम 6 बजे लाइव यूट्यूब पर ही, जुडिशरी बाय यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं। चलिए, ये सारी डिटेल्स हमने दे दी क्योंकि पहली क्लास थी। फ्री नोट्स आप यहां से डेली बेसिस पर डाउनलोड करते रहना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये क्लासेस किन के लिए हेल्पफुल हैं? क्या यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं? क्या AIB की तैयारी कर सकते हैं? क्या जुडिशरी वाले इनको कर सकते हैं? APO वाले कर सकते हैं? या फिर लॉ स्टूडेंट इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं? अगर आप लॉ फील्ड में हैं, BNSS को डिटेल में कवर करना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बेस्ट है। किसी भी सेगमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, BNSS का 100% आपको मैं 30 क्लासेस देने वाला हूं, 30 क्लासेस मेरी इसमें होंगी। इन 3 क्लासेस में BNSS के कोर कॉन्सेप्ट को इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि पूरा BNSS आपको याद हो जाएगा, ठीक है, पूरा BNSS आपको याद हो जाएगा। मेरी इस बात की गारंटी है। आप मुझसे पिछले 4 से 5 साल से पढ़ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, अलग अलग जगह पर पढ़ा रखे हैं। ये मेरा यहां पर पहला सब्जेक्ट है, तो इसको पढ़ाऊंगा भी उसी तरीके से। अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और मैं जुडिशरी बाय PW पर एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया हूं, और अब हम आज से एक नई जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज सबसे पहले इन क्लासेस को करने के कुछ रूल्स हैं, रूल लिख लीजिए। और ये क्लासेस डेली बेसिस पर तो होंगी, जितना डेडिकेशन मैं दिखाऊंगा उतना ही डेडिकेशन आपको दिखाना है। तो क्लास को करने के आपको 3 से 4 रूल्स जो है याद रखने हैं। सबसे पहले, डेली शाम को 5 बजे सारे काम छोड़ करके लाइव आना है, ठीक है, लाइव क्लासेस को अटेंड करना है। क्योंकि जितने भी आपके डाउट्स होंगे, मान लीजिए मैंने आपको FIR पढ़ाया या क्रॉस FIR पढ़ाया, ठीक है, तो जब क्रॉस FIR मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका उससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, तो हम लाइव चैट्स में ही अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लाइव चैट्स में ही सारे डाउट्स में आपके क्लियर करते जाऊंगा। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, वहां पर जुड़ जाइएगा, वहां से आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक अपना कॉपी बनानी है, ध्यान रखिएगा, नोटबुक आपको बनानी ही बनानी है। विदाउट नोटबुक अगर आप बेयरएक्स से BNSS को कोर कॉन्सेप्ट मेंस के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हो तो ये नहीं होने वाला है, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको चीजें समझ में आती रहेंगी, लास्ट में जाके जब हम 30 क्लासेस को खत्म करके कंपाइल करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको लिखना कैसे है वो नहीं आएगा। इसी वजह से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, डेली बेसिस पर जो भी पढ़ाऊंगा, जो बताऊंगा, उसके नोट्स आपको बनाने हैं। और फ्री नोट्स लेने के लिए बैच पर जाकर जो है जुडिशरी बाय PW के प्लेटफॉर्म मतलब ऐप पर जाकर के बैच में एनरोल कर लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखते हैं, 2 देखते हैं, 3 आपने मान लीजिए स्किप कर दिया, ठीक है, अगर आपने 3rd लेक्चर स्किप कर दिया है और फिर आप 4th लेक्चर को स्किप कर चुके हैं और 5th, 6th, 7th देख रहे हैं, तो याद रखिएगा ये 30 लेक्चर की सीरीज है। इस पूरे 30 लेक्चर की सीरीज में हर एक लेक्चर नंबर 1 हो सकता है 2nd से कनेक्ट हो, 2nd वाला 5th से कनेक्ट हो, 5th वाला 7th से कनेक्ट हो, क्योंकि हम कोर कॉन्सेप्ट इसमें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? कोर कॉन्सेप्ट इसमें हम पूरी तरीके से करने वाले हैं। तो आपको हमेशा क्लासेस कैसे देखनी है? सीक्वेंस वाइज देखनी है। मतलब पहले आपने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया, देन गो टू सेकंड लेक्चर, दूसरे लेक्चर पर तब जाइए, फिर आप 3rd लेक्चर को देखिए, फिर 4th को देखिए। ऐसा नहीं हो कि पहली क्लास देख ली फिर उसके बाद सीधे हम जो है 4th क्लास पर आए।
ठीक है। तो आपको इस पूरी सीरीज में कुछ मतलब समझ में नहीं आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, आप सब स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि मैं एक एक चीज को कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। ठीक है, इसी वजह से यहां पर आप इनमें क्या करोगे, इनमें लेक्चर को सीक्वेंस वाइज देखोगे, पूरी सीरीज का कोई भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरी इसकी प्लेलिस्ट जुडिशरी बाय यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं मेरे लेक्चर्स को देखने के लिए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली बेसिस पर शाम को ये क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए आ जाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं और किस तरीके से ये सारे लेक्चर्स बीएनएसएस के चलेंगे। आज मैं बस आपको टॉपिक्स लिखवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स किस किस सेक्शन से रिलेट करके हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं लाइन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीएनएसएस कि बीएनएसएस है क्या, किस तरीके से ये पूरा एक्ट काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग के 2 लेक्चर आज मैं टॉपिक राइटिंग कराऊंगा, आप सभी को सारे टॉपिक्स लिखवा दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें, कौन कौन से सेक्शन किस टॉपिक के साथ कवर होंगे। दूसरा, टाइम मिला तो आज ही पूरा बीएनएसएस किस तरीके से काम करता है, समझ रहे हैं ना आप, कि कब एक ऑफेंस होता है, ऑफेंस के बाद कितने तरीके से क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जा सकता है, उस क्रिमिनल केस को रजिस्टर करने के बाद कौन कौन सी एजेंसियों के पास वो केस जाता है, कैसे एक जो है एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद पुलिस कैसे हरकत में आती है, कब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या क्या चीजें करती है, हर एक चीज को डिटेल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो हम आज क्या कहते हैं, सबसे पहले हम करने वाले हैं, ये हमारा पहला टॉपिक्स रहेगा, टॉपिक्स ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, बीएनएसएस में हम क्या क्या जो है कवर करने वाले हैं, ये आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आज हम इसको कवर कर लेंगे। कल की क्लास से हम करने वाले हैं लाइन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को, इस 1 घंटे की क्लास को मेरे साथ दिल लगा के पढ़ लिया और जो भी मैंने आपको बताया है उसके नोट्स आपने बना लिए, तो याद रखिएगा 50% बीएनएसएस पहली क्लास में कवर हो जाएगा, 50% ऑफ बीएनएसएस फर्स्ट क्लास में आपका कवर हो जाएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, वेलकम सर, आपने स्टडी आईक्यू लीव कर दिया, पुरानी बातों पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पुरानी बातों को नहीं करेंगे, एक नई जर्नी है, नया जोश है, नई तरीके से बीएनएसएस पढ़ाने आया हूं। लेट्स स्टार्ट विद न्यू सेशंस। ठीक है, चलो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, लाइन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बीएनएसएस, ये हमारा कल का टॉपिक होगा। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मिलेंगे ऐप के फ्री बैच में। जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के ऐप में मैंने आपको बताया मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व शर्मा, सर्च कर लीजिएगा, उसमें मेंस के क्वेश्चन भी दूंगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दूंगा, केस लॉज भी कवर कराऊंगा, जो जो केस लॉज इस पूरे टॉपिक्स में आपके आएंगे, क्योंकि हम इन क्लासेस को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको यूट्यूब पर मास्टर क्लासेस कराता हूं जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के प्रोस्पेक्टिव से होती हैं। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ लेते हैं तो फिर हम प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए ऑटोमेटिक जो है रेडी हो जाते हैं। तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है क्लासेस लेने का, उसी प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए, केस लॉज होंगे, टेंशन मत लो, हर चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, हम बात करेंगे क्या कहते हैं आपके प्री हिस्टोरिक टाइम से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम में किस तरीके से सोसाइटी गवर्न किया हुआ करती थी। ठीक है, किस तरीके से धीरे धीरे करके जो है हमारे पूरे विश्व में किंग्स रूल स्टैब्लिश हुआ, किंग्स रूल स्टैब्लिश होने के बाद इंडिया में ये सारी चीजें कब आई, इसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं हमारे यहाँ पर इस्लामिक लॉ जो है फोर्स में था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने वो जो है क्या कहते हैं पहले ही डेवलप्ड कंट्री से आते थे, पूरे ब्रिटेन ने पूरे जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा था। ठीक है, वर्ल्ड पे उनका जो है क्या कहते हैं क्या था, कब्जा कर रखा था। तो वो एक अच्छी सोसाइटी से आते थे, वेल स्टैब्लिश सोसाइटी से आते थे। वहां से आकर के जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के जितने भी रेगुलेशंस थे उनको अपने बेनिफिट्स के लिए चेंज किया। और फिर जब आपको देखने को मिलेगा कि 1835 में इंडियन पीनल कोड बनना स्टार्ट हुआ था और उसको लगभग जो है क्या कहते हैं 25 साल बाद भारत में लागू कराया गया, तो वो पहला क्रिमिनल लॉ बना। ऐसे ही जब हमारा वो बन गया, मतलब जब हमारा आईपीसी बन गया, तो फिर
उसको इन्फोर्स कराने की रिक्वायरमेंट के लिए सीआरपीसी बनाया गया। 3 बार सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाया गया, फिर हम आजाद हुए, 1973 का सीआरपीसी बना, फिर हमने लगभग 20 से 25, 30, 40, 50 साल उसको चलाया और फिर अपना लॉ बनाया जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सेकंड क्लास का आपका टॉपिक रहेगा और इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लास के साथ में मैं आपको सेक्शन नंबर 1, ठीक है, जो इसका शॉर्ट नेम, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट की बात करता है, इसको भी डिटेल में समझा दूंगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है इतना? यहां तक ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात थी जो मैंने आपको दिया, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ ऑपरेशंस हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक कल का हमारा मतलब परसों का हमारा सेकंड टॉपिक होगा। फर्स्ट इज लाइन ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। सेकंड इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं इसमें आपको समझाने वाला हूं, एक एक करके हर एक चीज के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कभी भी आपसे मेंस के क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट से, और कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है, जैसे डीजीएस का इंटरव्यू हुआ, यूपी जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू हुआ, वहां पर कभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सीआरपीसी से बीएनएसएस का कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, तो उस चीज के लिए इस क्लास से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी क्रम में, वो होने वाला है आपका पावर एंड हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना बीएनएसएस पढ़ना। अब इसमें मैं आपको डेफिनेशन क्लॉज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो डेफिनेशन जिस टॉपिक के साथ पढ़ी जाती है वहां पर हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। क्या समझ में आया आपको? जो डेफिनेशन आपको जिस टॉपिक के साथ कवर की जाती है, ठीक है, तो बेल को सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, तो बेलेबल, नॉन बेलेबल को जब हम आपका इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। इसी तरीके से जिस पार्ट को जब पढ़ना होगा तभी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक रहेगा पावर एंड हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड, ठीक है। इसमें सेक्शन नंबर 6 को कवर करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 21, 22, 23, 362, 447, 449, 232, 210, 212, 364 और 530। अब आप कहोगे कि सर ये आप हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में बस हमें ये बता दीजिए कि कौन सा कोर्ट जो है किसके सबऑर्डिनेट आता है, किस कोर्ट्स की क्या पावर है, ये तो कोई भी आपको बता देगा, ये तो कोई भी आपको बता देगा, लेकिन इसमें किस तरीके से एक मेंस का क्वेश्चन छिपा हुआ है, कैसे हम सेक्शन 6 के साथ में 22, 23 को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 21 पढ़ा जाता है, 232 पढ़ा जाता है, 362 पढ़ा जाता है और 364 पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर आप याद रखेंगे कि यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, इस वजह से इतने सारे सेक्शंस को एक साथ यहां पर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको कवर कराऊंगा, ये हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल हायरार्की तो सबको पता है कि हाई कोर्ट है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन के साथ में अब आपको एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन देखने को मिलता है। इस बार बीएनएसएस से असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फिर सीजेएम आते हैं, फिर उनके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आते हैं और फिर आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर? ये तो सबको पता है, लेकिन इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा ये हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद जब हम ये वाले सेक्शंस कवर कर लेंगे, सेक्शन 6 से लेके 24 तक, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मेन कोर ऑफ दी जो है बीएनएसएस, आपका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। देखो पूरे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है, आप कहोगे कि पूरे बीएनएसएस में एक क्रिमिनल केस कैसे चलता है, इन्वेस्टिगेशन की एक स्टेज होती है, इसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, ठीक है। एक इंक्वायरी की स्टेज होती है, इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। अभी लाइन ऑफ ऑपरेशंस पढ़ाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर होगा आपका ट्रायल, ये होगा आपका स्टेज 3, ठीक। अब क्रिमिनल केस इंडिया में 3 तरीके से फाइल हो सकता है, अभी हम आएंगे उस टॉपिक पर, मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड आपका होता है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो जो भी जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, मतलब विक्टिम है या फिर उस इंसिडेंट को देखने वाला विटनेस है, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाएगा और वहां पर जाकर उस अपराध की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देगा। पुलिस वाले ये डिटरमाइन करेंगे कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसको 173 ऑफ बीएनएसएस में एफआईआर के थ्रू रजिस्टर कर लिया जाता है। जैसे ही 173 में एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद जो आपके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस
पुलिस स्टेशन होते हैं, जिनको आप सीओ साहब, कहीं पर एसएचओ साहब भी बोलते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाला कौन सा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एक आईयू अपॉइंट करते हैं और आईयू फिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये फिर पहले स्टेज 1 पे इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, फिर स्टेज 2 पे इंक्वायरी और फिर ट्रायल। ठीक है, तो पहला मेथड होता है एफआईआर। दूसरा मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड इसमें होता है, मान लीजिए पुलिस ने आपकी एफआईआर नहीं लिखी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्रिमिनल केस कैसे लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है कि आप कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट किसको की जाती है, बीएनएसएस में कंप्लेंट की जाती है टू दी मजिस्ट्रेट। ठीक है, मान लीजिए एक ऑफेंस हुआ आपके खिलाफ, आप एफआईआर लिखवाने गए, एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी। इसके बाद वो एफआईआर जब पुलिस ने नहीं लिखी, फिर आपने अपने एरिया के एसपी को अप्रोच किया। एसपी साहब ने, ठीक है, एसपी साहब ने भी एफआईआर पे कोई भी तवज्जो नहीं दी, आपकी कंप्लेंट को नहीं सुना। देन आपके पास राइट है कि आप अपने एरिया के, किसके, एरिया के जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएंगे और अपनी एक रिटन कंप्लेंट उनको दे देंगे। ये कंप्लेंट सेक्शन 210 में की जाएगी। ठीक है, जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि आपकी कंप्लेंट में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, आपकी कंप्लेंट में आपने जो बातें कही हैं उस पर एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल केस बन सकता है, तो अब ऐसे केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास दो रास्ते होते हैं। पहले, या तो वो उसी पुलिस ऑफिसर को आदेश दे दें सेक्शन 175 क्लॉज 3 के अंदर कि इस केस में एफआईआर रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो और मेरे पास इसको लेकर आओ। ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट अगर पुलिस को ये आदेश नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं 175 क्लॉज 3 में, देन उनके पास दूसरा रास्ता है कि वो कंप्लेंट जो है, क्या है, कंप्लेंट को खुद एक्सेप्ट करें, पहले एग्जामिनेशन करें जो भी व्यक्ति आया है कंप्लेंट को लेकर उसका, और जो विटनेस है, उनके जो विटनेस हैं कंप्लेनेंट के, उनके विटनेसेस का एग्जामिनेशन करें। अगर दोनों के एग्जामिनेशन पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमारे पास वैलिड ग्राउंड है, इस पर क्रिमिनल केस चल सकता है, देन ही शुड स्टार्ट द इंक्वायरी। देन मजिस्ट्रेट, अब मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इसी वजह से लाइन ऑफ ऑपरेशन समझना जरूरी है, और वो मैं आपको समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि पूरा बीएनएसएस का प्रोसीजर एक क्लास में समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए अभी। ठीक है, फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी से अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, इंक्वायरी करते हैं, चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दो प्रोसीजर समझ गए, दो तरीके समझ गए क्रिमिनल केस को शुरू होने के, एक एफआईआर के थ्रू, एक कंप्लेंट के थ्रू। तीसरा प्रोसीजर होता है कि जब मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है, यह समझना बहुत जरूरी है, इसको अभी थोड़ी देर में हम कवर करने वाले हैं लाइन ऑफ ऑपरेशन के केस में। तो तीसरा भी मेथड मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस किस तरीके से लिया जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। सर जी एमपीएडीपीओ के एग्जाम से पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी? यस बेटा, हो जाएगी, नॉट टू वरी। अक्टूबर में एग्जाम है, उससे पहले हो जाएगी। ठीक है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब अपनी खुद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, कैसे, अपनी खुद की स्वयं की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अगर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोई इंफॉर्मेशन मिली है, क्या मिला है डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन मिली है, तो अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो याद रखिएगा, ये जो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, इसे हिंदी में स्वतः संज्ञान भी कहते हैं, और फिर वहां से वो इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे और ट्रायल पर मैटर को ले जाएंगे। क्लियर है? दूसरी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो ये तीन तरीके होते हैं, इसमें मैं आपको इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल समझाऊंगा, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक होगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। इसी क्रम में फिर हम पहुंच जाएंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल पढ़ा है, तो इसके बाद बीएनएसएस में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा दैट इज एफआईआर। जब हम एफआईआर पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब हम सेक्शन 173 को स्टार्ट कर रहे होंगे। उससे पहले हमें दो वर्ड्स को समझना होता है, एक आपका कॉग्निजेबल केसेस, एक नॉन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस का मतलब क्या है, संज्ञेय अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल का क्या है, असंज्ञेय अपराध। कि कॉग्निजेबल केसेस में
पुलिस को 173 के अंदर एफआईआर लिखनी है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में 174 के अंदर एफआईआर लिखनी है। अब जब मैं आपको एफआईआर पढ़ा रहा हूंगा उस समय मैं आपको ये 10 पॉइंट कवर कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से बनेगा मेंस का क्वेश्चन, यहां से बनेगा बेटा मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट, शॉर्ट नोट्स में हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है, तो मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर को पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट, एफआईआर और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होती है, ठीक है, ये यहां पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जीरो एफआईआर क्या बीएनएसएस में इंट्रोड्यूस की गई है, क्या जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में हुआ करता था, किस केस से ये आया था, ठीक है। इस पे भी हमेशा मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, बताओ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, कितनी बार मैंने हजारों बार आपको पढ़ाया है कि एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है। वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा किस केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है तब आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, तब आपके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। इसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है एफआईआर की, ठीक। अगर एफआईआर को लिखाने में डिले हुआ है, एफआईआर को लिखाने में डिले हुआ है तो उसकी लीगल रेमेडीज क्या होंगी और क्या केस पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या मजिस्ट्रेट साहब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। इसके बाद आता है आपका मल्टीपल एफआईआर, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ टॉपिक्स लिखवा रहा हूं, लिखते जाना हैंड टू हैंड, लिखते जाना, ये कि एफआईआर का एक छोटा टॉपिक नहीं है, एफआईआर में ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आता है मल्टीपल एफआईआर, एक ही केस पर, ठीक है, एक ही केस पर एक ही पार्टी के खिलाफ वेरियस पुलिस थानों में एफआईआर करा दी गई, ठीक है, उसको हम मल्टीपल एफआईआर कहते हैं। और मल्टीपल एफआईआर क्या बीएनएसएस में परमिसेबल है भी या ना। इसके बाद ईएफआईआर, ठीक है, क्या आप ऑनलाइन घर बैठे एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है और किस रूलिंग के तहत आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दो तीन जुडिशियल सर्विसेज के मेंस में इसको जो है शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, तो हम इसको भी यहां पर कवर करते हुए चलेंगे। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट एफआईआर के ऊपर सारे के सारे विद दी टाइमलाइंस। क्लियर है, क्लियर है बेटा। हिंदी वाले मैं हिंदी में ही बोल के समझा रहा हूं, आपको हर चीज समझ में आएगी। बस एक बात मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, ठीक है, और जो मेरा डेडिकेशन है आप देखना इन 30 क्लासेस में मैं आपको कैसा पढ़ाऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, कोशिश करना लाइव आने की, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि डेली क्लास को कवर करना है। अगर आप बैकलॉग करते जाएंगे तो ये सीरीज आपके लिए कभी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एफआईआर रहेगा, ठीक है। इसके ही क्रम में आगे जब हम 173, 174, 175 को पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पर हम एक टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट, कितने बच्चों ने अकरेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट पता है और कितने बच्चों ने अकरेंस रिपोर्ट जो है पढ़ रखा है, पहले कभी सुनाओ। जिन्होंने मेरी बीएनएसएस की सीरीज कर रखी है, आप मुझसे पढ़ रखा है बीएनएसएस डिटेल में, उनको पता होगा, ठीक है। अकरेंस रिपोर्ट 176, 177, 178 ये सेक्शंस हम जो है यहां पर कवर करते हैं। अकरेंस रिपोर्ट होती क्या है और इस अकरेंस रिपोर्ट को कब बनाया जाता है, इसको कौन बनाता है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। क्लियर है। कितने घंटे की क्लास चलेगी, डेली 5 से 6, स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताया था। क्लियर। तो ये अकरेंस रिपोर्ट का टॉपिक होगा कि जब कोई भी एफआईआर रजिस्टर की जाती है, ये लाइन ऑफ ऑपरेशंस में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एफआईआर के बाद आईओ अपॉइंट होता है। आईओ जब आपके कहां पर पहुंचता है, स्पॉट पे पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है स्टूडेंट, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है उस ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचता है। वहां पर जितनी भी जानकारी होती है, चाहे वो बॉडी को प्रिक्योर करना हो, फॉरेंसिक टीम को बुलाना हो, वहां पर मौजूद लोगों से जानकारी एकत्रित करनी हो, वहां पर लगे सीसीटीवी से जो है जानकारी एकत्रित करनी हो, इन सब जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद
इमीडिएट बेसिस पर मजिस्ट्रेट को सेंड किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर जो है डिटेल में कराऊंगा। अकरेंस रिपोर्ट 177 में, 176 से 178 में, इन तीनों सेक्शंस को हम यहां पर कवर करेंगे। अब देखो, ये जो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के मेंस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहां पर कवर करते हुए चल रहे हैं। क्या राजस्थान एपीओ से पहले फिनिश हो जाएगा? राजस्थान एपीओ 2 महीने बाद है, हाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा कि जब हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड द एक्यूज्ड, सेक्शन 179, 180, 181 एंड 182। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि कब एक व्यक्ति के जो विटनेस के तौर पर आया है या फिर एक एक्यूज्ड है जिसके ऊपर क्राइम करने के एलिगेशंस लगे हैं, उनके स्टेटमेंट को लिया जा सकता है, स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, कौन रिकॉर्ड करेगा, कब वो स्टेटमेंट कन्फेशन माने जाएंगे, रिकॉर्डिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन किन चीजों की पहले से ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, और क्या पुलिस के द्वारा लिए गए सारे स्टेटमेंट जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आपके स्टेटमेंट लिए हैं, क्या हम उनको ट्रायल में यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम विटनेसेस के स्टेटमेंट और एक्यूज्ड के स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। इन स्टेटमेंट्स को अगर जो है पुलिस ने लिया है, मजिस्ट्रेट ने लिया है, अदर पर्संस के सामने कुछ दिए गए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इन सारे सेक्शंस में कवर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहां पर रहने वाला है, इसी क्रम में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका कन्फेशन। ठीक है, 164 सीआरपीसी कन्फेशन, कि अगर कोई भी पर्सन ये कहता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो क्राइम करके आया, ठीक है, वो क्राइम करने के बाद आ चुका है, आकर वो पुलिस को बयान देता है कि मैंने अपनी वाइफ को कल रात को मार दिया, उसकी डेड बॉडी जो है मैंने अपने घर में बेड के अंदर बंद करके रखी है, अब मैं इस गुनाह को कबूल करना चाहता हूं, कन्फेस करना चाहता हूं। तो अब इस केस में अगर पुलिस ऑफिसर ये चाहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए, तो वो उस व्यक्ति को ले जाकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे और फिर वहां से जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशंस को रिकॉर्ड करेगा, जहां पर वो अपने ही जुर्म को कबूल रहा है, मतलब अपने ही द्वारा किए गए क्राइम की सारी डिटेल्स एक एक करके बता रहा है। ठीक है, दूसरा, जब मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो फिर मजिस्ट्रेट को बीएनएसएस में लिखे गए कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर वो प्रोसीजर फॉलो हुए तो वो एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दिला दी है और वो जब कन्फेशन बन चुकी है एज पर दी बीएनएसएस, तो फिर उस कन्फेशन को हम ट्रायल के टाइम पर किस तरीके से यूज करेंगे, ये पूरा इस टॉपिक कन्फेशन में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। क्लियर है इतनी बात? लिख रहे हो या नहीं? ये सारी चीजें नोट्स तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो पर्सन सीरियसली डेडिकेटेड पढ़ने वाला है, लिख कन्फेशन हमेशा 164 से ही मुझे याद रहता है, तो सीआरपीसी का मेंशन हो गया। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे पीपीटी में, लेकिन सीआरपीसी तो बीएनएसएस का 183 देख लीजिएगा, वो सेम है। ठीक है, जो लोग खुद से नोट्स बनाएंगे इन 60 लेक्चर्स के बाद, उन्हें बीएनएसएस कहीं से भी, बीएनएसएस का ऐसा कोई टॉपिक सेक्शन नहीं रहेगा जो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं तो दे ही दूंगा, ले लेना, पीडब्ल्यू के ऐप पर जाके सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पुलिस रिमांड और जो है डिफॉल्ट बेल। ठीक है, कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए एक संज्ञेय अपराध हुआ, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर लिखाई गई पुलिस थाने में जाकर, एफआईआर लिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन आईओ ने स्टार्ट करी, तो आईओ ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसने कुछ लोगों को यहां पर इस केस में अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर अरेस्ट हुआ है तो कितनी देर तक किसी भी व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में रखा जा सकता है? 24 घंटे, हम सभी को पता है। उस 24 घंटे में ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड होगा या इंक्लूड होगा, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना, 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हमें इस व्यक्ति से बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, ये बाहर जाकर के एविडेंसेस को टेम्पर कर देगा, विटनेसेस को डरा देगा, धमका देगा,
सारे जो है केस को कमजोर कर देगा, तो फिर ऐसे केसेस में उसको पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है आफ्टर द परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, आफ्टर द परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये पुलिस कस्टडी कितने दिन की होगी? 15 दिन की होगी। अब ये सब मैं कहां से बता रहा हूं? ये सब बीएनएसएस से ही बता रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, 15 दिन की होगी। तो ये पुलिस कस्टडी कितने, क्या एक साथ 15 दिन ली जाएगी, टुकड़ों में ली जाएगी, कितने दिन के अंदर ली जाएगी, कैसे ली जाएगी, सारी चीजें इसमें आपको कवर कराने वाला हूं। 187। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान 10 साल से कम के ऑफेंस में, 10 साल से ज्यादा के ऑफेंस में पुलिस ने टाइम पर अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट नहीं किया, चार्जशीट फाइल नहीं की, तो 10 साल से कम 40 दिन और 10 साल से ज्यादा 60 दिन। बहुत सारे लोगों के ऊपर से जाएगा ये सब कुछ, बहुत सारे लोगों के ऊपर से जाएगा, लेकिन जब टॉपिक पढ़ेंगे 187 तब समझ आएगा। ठीक है, तो 60 दिन के बाद 10 साल से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस में, 40 दिन के बाद जो है 10 साल से कम पनिशेबल ऑफेंस में, अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंप्लीट करके चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है। ठीक है, चार्जशीट फाइल नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे केसेस में उसके पास डिफॉल्ट बेल लेने का अधिकार होता है। तो डिफॉल्ट बेल को भी हम इसी टॉपिक के साथ क्या करते हैं? कवर करते हैं। डिफॉल्ट बेल को भी हम इसी टॉपिक के साथ कवर करते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ में ही मेंस में हमारा क्वेश्चन बनता है। बेल जब पढ़ेंगे उसमें एंटीसिपेटरी, रेगुलर, अदर बेल्स को पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर हम पूरी तरीके से क्या कर लेंगे? हम यहां पर कवर कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हुए इसी लाइन में प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 189 एंड 90, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कभी कभी 189 और 90 पे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहां पर जब हम पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ एक्यूज पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति को कब मजिस्ट्रेट के सामने कितने दिनों में प्रोड्यूस करना है और फिर उसको कितने दिनों के अंदर रिलीज किया जाएगा, इसकी पूरी टाइमलाइंस। ठीक है, इसकी पूरी टाइमलाइंस आपको मैं यहां पर डिटेल में समझाने वाला हूं। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा डायरीज और केस डायरी। मतलब कितने तरीके की डायरी हमारे पूरे एक क्रिमिनल केस में यूज होती है। ठीक है, एक क्रिमिनल केस में कितने तरीके की डायरीज इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, उन डायरीज का क्या रोल होता है, किसमें आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल रखता है। ठीक है, कब एफआईआर डायरी में मैटर चढ़ता है, कब नॉन कॉग्निजेबल केसेस में डेली डायरी क्या होती है, जनरल डायरी क्या होती है, हर चीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं 192, जिसमें हम जर्नल डायरी, जिसको हम स्टेशन डायरी बोलते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। फिर आपकी एफआईआर रजिस्टर 173 पढ़ने वाले हैं। अब एफआईआर का जो रजिस्टर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अरेस्ट रजिस्टर, एक किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके लेकर आया गया है, तो एक अरेस्ट रजिस्टर भी होता है। उस अरेस्ट रजिस्टर में कैसे चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या लिखा जाता है, ये पढ़ेंगे। फिर इसमें होता है आपका प्रॉपर्टी डायरी। प्रॉपर्टी डायरी मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर आया गया, उसके पास में कोई ब्रेसलेट मिलता है, घड़ी मिलती है, चेन मिलती है, मतलब उसने कुछ और पहन रखा है गोल्ड का, वो सारी चीजें उससे ली जाती हैं और उसको फिर पुलिस कस्टडी में अंदर जेल में, मतलब लॉकअप में रखा जाता है। ठीक है, जेल में भी आप जाओगे, ठीक है, जो हमारी जेल होती है उनमें भी ये सारी चीजें जमा कर ली जाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं मालखाना रजिस्टर, कि एक व्यक्ति आया, उसको अरेस्ट करके लाया गया, उसके पास से ये सारी चीजें बरामद हुई, उस सारी चीजों को इस मालखाना रजिस्टर में लिखा जाता है और फिर उनको रख दिया जाता है, उस व्यक्ति को अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? फिर इसके बाद सम्मन्स और वारंट रजिस्टर, फिर इसके बाद बेल बॉन्ड रजिस्टर। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक होगा। ठीक है, फिर ये टॉपिक होगा। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहे हो क्या सर? बेटा चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना, तब पता लगेगा कि बीएनएसएस को इस तरीके से भी पढ़ते हैं। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में हमने 173 से लेकर के 196 तक पढ़ना होता है। उसी में से जहां जहां पर आपके मेंस के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब 173 से ही हमने पढ़ना शुरू किया। अगर आप इस पूरे चैप्टर का सीक्वेंस देखेंगे पिछले 5 स्लाइड का, तो 173 से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है,
173 से पढ़ना स्टार्ट किया, 196 तक जा रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक की एक इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ठीक है, 173 क्लॉज 8। ठीक है, किस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जाती है। उसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं तो कौन सा कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन को सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ में। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है और कब इसको फाइल किया जाता है, ये हम इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपने सुना है कभी? इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? यस प्लीज, इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? हाँ जी, बताइए जल्दी से। सेक्शन वाइज कराऊंगा, सारे सेक्शन कवर कराऊंगा, लेकिन लेकिन किस सेक्शन को किसके साथ पढ़ा जाएगा उस तरीके से कराऊंगा। ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते। मेंस में ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि सेक्शन 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। टॉपिक्स के अंदर आता है तो उस हिसाब से हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट 194 195 196, ये तीनों सेक्शन इसमें हम कवर करते हैं। ठीक है, जब किसी भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में, क्या वो मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? प्लीज एक बार बताइए। कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि वॉइस नहीं आ रही। मेरी तरफ से सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, क्लियर है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट 194 से लेकर 196, फिर हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 173 से लेकर 196 हमें पढ़ना होता है बीएनएसएस में, वो हम यहां पर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज अरेस्ट। 35 से लेकर 62 रहेगा। ठीक, फिर हम जब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अरेस्ट हुआ, तो अरेस्ट के टाइम पर जो भी अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, जिसको अरेस्ट करके लेकर आया गया है, उसके क्या क्या राइट्स हैं, पुलिस की क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, उसके एडवोकेट्स के पास क्या क्या अधिकार हैं, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, वो 35 से लेकर 62 में दिया है। जब हम इसको कर रहे होंगे तभी इन सारी चीजों को हम यहां पर डिटेल में कवर करेंगे। जब इस अरेस्ट पढ़ रहे होंगे, अरेस्ट के साथ ही यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे दैट इज सम्मन्स एंड वारंट। ठीक है, सम्मन्स वारंट, अरेस्ट पढ़ेंगे, फिर सम्मन्स वारंट्स पढ़ेंगे, फिर आपका सम्मन्स वारंट के साथ में प्रोक्लेमेशन भी यहीं पर मैं आपको कवर करा दूंगा, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ठीक है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट भी यहीं पर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये फिर आपका 35 से लेके जो 106 तक के सारे सेक्शंस हैं वो आपके यहां पर जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा पूरा आगे का पोर्शन कवर कर दिया, क्योंकि 6 से लेकर 24 तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद में पीपी एपीपी रहता है, वो हम लास्ट में पढ़ते हैं। 35 से लेकर 62 और फिर उसके बाद सम्मन्स वारंट प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 100 तक यहां पर ही कंप्लीट आपका हो जाता है। क्लियर? ठीक, उसके बाद आते हैं आपके बेल के सेक्शन। ठीक है, बेल 478 से 496। ठीक है, बेल कितने तरीके की होती है, कब हम एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, कब हम एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर कौन से कोर्ट के पास बेल देने की अधिकार होती है, रेगुलर बेल कौन कौन दे सकता है, इनको कैंसिल कौन कर सकता है, इनको कैंसिल कौन कर सकता है। तो पूरा बेल का टॉपिक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीक्वेंस में कवर करते हुए चलने वाले हैं। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट लिमिटेशन फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस 467 से लेकर 476। ठीक है, कि कब किस ऑफेंस का कितने दिन के अंदर कॉग्निजेंस लेना होता है, उसको रजिस्टर कराना होता है। क्लियर? ठीक, तो इसके लिए हमें पढ़ना होता है 467 से लेकर 473। तो एक साल तक के ऑफेंसेस में जो है क्या कहते हैं,
फाइन वाले में 6 महीने तक, 1 साल तक 1 ईयर, 1 से 3 साल तक 3 साल, और 3 साल से एक्सीड वाले में कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। टोटल कितनी क्लासेस होंगी? 30 क्लासेस लगभग मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चैप्टर को, फिर हम यहां पर लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस को कवर करेंगे, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे अपने ट्रायल्स पर, ठीक। बीएनएसएस में कितने तरीके के ट्रायल्स होते हैं ये हम यहां पर पढ़ेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल इसमें सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को ही डिटेल में समझ लेंगे। अगर आपने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को ही डिटेल में कवर कर लिया, अगर आपने कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल को ही डिटेल में कवर कर लिया, फिर उसके बाद जो भी आपके वारंट ट्रायल हो गए, समरी ट्रायल हो गए, ठीक है, समन्स ट्रायल हो गया, समरी ट्रायल हो गया, ये इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं इसी को एक एक करके यहां पर आपको सारे ट्रायल्स कवर करा दूंगा। क्लियर? फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्ली बार्गेनिंग का। तो प्ली बार्गेनिंग को भी हम जब ट्रायल्स कर रहे होंगे उसी टॉपिक के साथ में कवर कर लेंगे। क्लियर है? यस शिवांगी चौहान, यू आर राइट। चल, फिर आता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के पास अगर हम कंप्लेंट करने जाते हैं तो किस तरीके से इस कंप्लेंट को फाइल किया जाएगा, ठीक है। 400 223 से लेकर के 226, ठीक। मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट करने 210 में जाते हैं। 3 तरीके होते हैं, CPI, ठीक है, कंप्लेंट के थ्रू, पुलिस रिपोर्ट के थ्रू और इंफॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट पहुंचती है तो किस तरीके से मजिस्ट्रेट उनकी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद, ठीक है, मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के बाद, ठीक है, कब उसको आगे चार्ज फ्रेमिंग तक पहुंचाया जाता है और फिर कब ट्रायल शुरू होता है। इसी चैप्टर को जब हम कवर कर रहे होंगे तो हम एक और चैप्टर यहीं पर इसी के साथ कवर करेंगे, दैट इज 227 टू 233, इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस, इसको हम यहां पर कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कमिटमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, कि कब से ये मानेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर? ठीक है, कब से ये मानेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम चार्ज भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 233 पर कवर करेंगे तो फिर चार्ज कवर कर लेंगे कि कैसे चार्ज को फ्रेम किया जाता है, कैसे चार्ज फ्रेमिंग होती है, कौन चार्ज फ्रेमिंग करता है, ठीक है, कैसे एक चार्ज बनता है। चार्ज बनाने के लिए सामने वाली पार्टी को जब चार्ज फ्रेमिंग कर रहे होते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशंस देनी होती हैं, ठीक। तो पूरा चार्ज डिटेल में इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर आपको करा देंगे। क्लियर है? सुमोटो कॉग्निजेंस कैसे होता है कल की क्लास का टॉपिक है, बताऊंगा, ठीक है, कल की क्लास का टॉपिक है, बताऊंगा। फिर इसके बाद कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे पास बच जाते हैं, जैसे जो मेंस में हमसे पूछे जाते हैं, जैसे मेंटेनेंस 144 से 147 तक। क्लियर? तो फिर उसके बाद हम मेंटेनेंस के चैप्टर को कवर कर लेंगे। मेंटेनेंस बीएनएसएस में किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बच जाएगा, दैट इज अपील, रिवीजन और रेफरेंस। दैट इज अपील, रिवीजन और रेफरेंस। रिव्यू नहीं होता है क्रिमिनल केसेस में, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये वाला टॉपिक्स हम यहां पर अपील, रिव्यू, रिवीजन कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक। तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो सेक्शन है 413 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, अपील 435 तक आपको दिया गया है। फिर इसके बाद अगर मैं आपसे रिवीजन की बात करूं तो आपको 438 से लेकर के रिवीजन में 445 तक पढ़ना होता है, ठीक है। इसको हम यहां पर कवर कर लेंगे, ठीक, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, कि क्रिमिनल केस को एक जगह से कब हम दूसरी जगह ट्रांसफर करवा सकते हैं और इस ट्रांसफर का क्या बेनिफिट होता है, कैसे एप्लीकेशन लगाई जाती है। मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन में आपका कोई मैटर चल रहा है और आप चाहते हैं कि ये वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मैटर को नहीं सुने, तो आप किस कोर्ट में जाकर के उसको ट्रांसफर करवाएंगे, कहां एप्लीकेशन लगाएंगे, कौन लगाएगा, किस किस की परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्या ग्राउंड्स होंगे। तो ट्रांसफर ऑफ केसेस 446 से लेकर के 452 तक पढ़ने होते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी क्रम में
452 तक रहेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है? फिर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद इर्रेगुलरिटीज अंडर बीएनएसएस 506 एंड 507 प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन 506 से और 507 से प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मेंस की अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं वन लाइनर वाले, जो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, क्या ये इरेगुलरिटी होगी, तो आपको डिटरमाइन करना होता है 506 और 507 के अकॉर्डिंग। एक पूरी लिस्ट बताई गई है कि कब किस क्रिमिनल ट्रायल में ये खराबी होगी तो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी और कब प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, एज इट इज चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये इरेगुलरिटीज का टॉपिक आपका नेक्स्ट रहने वाला है। ठीक, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो लास्ट टॉपिक रहता है वो रहता है आपका इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इनहेरेंट पावर हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, जहां पर हम देखते हैं कि क्रिमिनल केसेस में सिर्फ हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, तो जो हमारे अदर कोर्ट्स हैं, अदर क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनके पास कौन सी पावर होती है? कोई कमेंट में बता पाएगा अगर किसी ने मुझसे पहले पढ़ा है या फिर किसी को पता हो, अदर क्रिमिनल कोर्ट्स के पास कौन सी पावर होती है? एक पावर होती है एंसिलरी पावर। सुना है कभी इसके बारे में? सुना है कभी इसके बारे में? तो वो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है। ये हो गया पूरा का पूरा मेंस के लगभग 30 टॉपिक्स। ये हो गए मेंस के लगभग 30 टॉपिक, जहां मेंस में बीएनएसएस से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक्स रह जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रीलिम्स के टॉपिक्स रह जाते हैं, ये तो 30 लेक्चर में कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद 1 या 2 लेक्चर में और आपके लूंगा। ठीक है, 25 से 27 लेक्चर में ये कवर होंगे। फिर 28 से 30 मतलब 30 से 32 क्लासेस की मैं लूंगा, उसमें मैं आपको प्रीलिम्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक है, समन्स वारंट तो हमने कर ही लिया था, फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक, वो सारे टॉपिक्स यहां पर कवर करा दो। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक्स जो रह जाएंगे वो 31 और 32 32 लेक्चर्स में आपको कवर करा दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स होते हैं जो हमको बीएनएसएस में पढ़ने होते हैं। ये टॉपिक्स होते हैं जो हमको बीएनएसएस में मेंस के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ने होते हैं। याद रखिए, जब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से किसी चीज को पढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, तो ना तो प्रीलिम्स रुकेगा, ना मेंस रुकेगा, ना ही इंटरव्यू रुकेगा। क्योंकि हमेशा लॉ को पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी होता है कि ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। और जब ये पूरा बीएनएसएस के 30 लेक्चर खत्म होंगे तो आप यकीन मानिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बीएनएसएस के आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ठीक, मैंने स्टडी आईक्यू से पीडब्ल्यू में स्विच क्यों किया? कुछ मजबूरी थी बेटा, इस वजह से कर लिया। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कल का पहला टॉपिक होगा उसका नाम है लाइन ऑफ ऑपरेशन। कल की क्लास जो देख लेगा उसको 50% समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग टाइम मैं बता देता हूं, दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जुडिशरी बाय यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस मेरी होंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होंगी, मंडे टू फ्राइडे होंगी। ठीक है, लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मुझे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं, 5 से 6 होंगी। कल जो पहला टॉपिक होगा वो होगा लाइन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस का लाइन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। कैसे पूरा बीएनएसएस काम करता है, कैसे पूरा बीएनएसएस काम करता है, 100% याद करा दूंगा कल, याद करा दूंगा। और फिर उसके बाद परसों से कल ही इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा 15 से 20 मिनट में कि कैसे बीएनएसएस बना, बीएनएसएस कैसे बना। कल ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी करने की कोशिश करेंगे और
परसों से स्टार्ट कर देंगे सेक्शन पढ़ना, ठीक है, परसों से स्टार्ट कर देंगे सेक्शन पढ़ना। अब डेली बेसिस पर होने वाली इन क्लास के अगर नोट्स लेना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अभी मैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे आया हूं, तो मेरे जो 50 सबसे विनर स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलने वाले हैं 50 गिफ्ट्स। 27 तारीख को इनका अनाउंसमेंट हो रहा है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको बुक्स मिलेंगी 10 स्टूडेंट्स को, ठीक है, 10 को केस लॉ कंपाइलेशन मिलेंगे, 10 को एआईबी बैच फ्री मिलेगा 22 का, 10 को 10,000 लीगल ड्राफ्ट की टूल किट फ्री मिलेगी, और 10 स्टूडेंट्स को जो भी आप बैच पीडब्ल्यू पर लेना चाहते हैं वो आपको 10 स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा। लकी ड्रॉ निकाला जाएगा 27 तारीख को। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, 27 जुलाई को हम 6 बजे लाइव आएंगे, लाइव ही आपका लकी ड्रॉ निकालेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दो चीजें करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसमें उसको भर दीजिएगा, वो आपका हो गया। उसके बाद आपको पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहा है बीएनएसएस मास्टर क्लासेस का ये फ्री क्लास, ठीक है, जहां पर मेरे नोट्स, मेंस के क्वेश्चन और एमसीक्यू भी इसमें अपडेट होंगे, एमसीक्यूज भी आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो डेली एनरोल मास्टर बीएनएसएस मास्टर क्लास के इस बैच में जो फ्री आपके लिए रहेगा, पीडब्ल्यू के ऐप से एनरोल कर लीजिए, गूगल फॉर्म को डिस्क्रिप्शन में भर दीजिए, आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 27 तारीख को अगर आपका नाम आया तो आप इसमें से कोई भी गिफ्ट जो है यहां पर जीत सकते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू के जब ऐप पर जाओगे तो सर्च करना है बीएनएसएस मास्टर क्लासेस बाय अपूर्व शर्मा, बाय अपूर्व शर्मा, ठीक है। फ्री बैच में एनरोल करते ही आप इन गिफ्ट्स को लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। कल हमारी पहली क्लास होगी जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, लाइन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बीएनएसएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।